हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर यूट्यूब चैनल OWE अकेडमी, जहाँ पर हम 12th क्लास का जो है सिलेबस फिजिक्स का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके आपको कंप्लीट सिलेबस तक कराने की जिम्मेदारी हम लोगों के पास में है इस बार। और पूरा आपका कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल शुरू से चल रहा है। नोट्स प्रिपेयर कराए जा रहे हैं, साथ के साथ आप लोग भी जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। इससे पहले लेक्चर्स में मैं बता दूं आप लोगों को कि मैंने जो बात की है वो पहले तो फर्स्ट वीडियो जो था उसमें तो आवेश के बारे में बताया गया था, ठीक है। दूसरे में आपको टोटल जो कूलाम का जो नियम था, बल का सदिश रूप, ये भी बताया। और जो लास्ट वीडियो जो रहा है कल का, उस वीडियो में जो है हमने वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं, इनके बारे में हमने बात करी, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करी। आज हम जो है टॉपिक नया कवर करने जा रहे हैं। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। इससे पहले के वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो पहले एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए टॉपिक के पीछे क्या पढ़ाया गया है और आगे का भी समझ में आए। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक। आज टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म पर क्या है, बल युग्म। ठीक है, आज हम इसके ऊपर जो है डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसे कि ये है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरीके से है, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है? वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें जो है एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव पर एक तरफ जो है प्लस क्यू आवेश होता है और एक तरफ जो है क्या होता है, माइनस क्यू आवेश। इस पर तो रहा प्लस क्यू आवेश और इस पर क्या रहा, माइनस क्यू आवेश। ये वैद्युत द्विध्रुव का नाम है ए बी। ए पॉइंट ये रहा और बी पॉइंट ये रहा, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र के साथ में ये जो है कितना कोण बनाते हुए रखा है, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, 2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या होती है, 2L, 2L, ठीक है। थीटा कोण बनाते हुए जो है ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। अब हमें इसके ऊपर बल युग्म निकालना है। क्या निकालना है? बल युग्म निकालना है। तो देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है, इसी की दिशा में वैद्युत बल लगता है। प्लस क्यू पर जो बल लगता है, प्लस क्यू आवेश पर किस तरफ लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। कहाँ लगता है? वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, यानी वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगेगा बल, ठीक है। और कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में अगर स्थित हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, ई वैद्युत क्षेत्र में हो, क्यू आवेश हो तो उस पर लगने वाला बल एफ, लगने वाला बल जो होता है एफ, वो होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी है हम लोगों ने, तो यहाँ से एफ का मान क्या आएगा, क्यू ई। तो लगने वाला बल क्या होगा, क्यू ई। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी क्यू ई, ठीक है। ऐसे ही जो माइनस क्यू आवेश है, जो माइनस क्यू आवेश है, इस पर क्षेत्रफल जो आपका विद्युत क्षेत्र है इसके विपरीत बल लगेगा। माइनस क्यू पर कहाँ लगेगा बल, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो इस पे जो बल, एक बल तो इस तरफ कार्य कर रहा है, दूसरा बल इसके विपरीत कार्य कर रहा है। जब दो बल इस तरीके से कार्य कर रहे होंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बल युग्म बोलेंगे। और इसी का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है।
तो देखिए, बल युग्म जो होता है, बल युग्म होता है बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। बल युग्म क्या होता है? बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। ठीक है, इसे हम ताऊ से व्यक्त करते हैं, बल को एफ से। लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी लेनी है हमें लंबवत। तो देखिए, ये रही लंबवत दूरी। एक बल इस तरफ लग रहा है, दूसरा बल इस तरफ, और दोनों के बीच में जो दूरी है वो ये लंबवत दूरी है। ठीक है ना, ये क्या है इसकी लंबवत दूरी। अगर इसी ट्रायंगल को मैं यहां ले लूं इस तरीके से, अगर ये थीटा कोण है तो थीटा के सामने वाला कौन होता है? कर्ण। सॉरी, थीटा के सामने वाला होता है लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है इसे क्या बोलते हैं हम? कर्ण। और ये कौन है? आधार। ठीक है, हमारे पास में कर्ण की वैल्यू है यहाँ पे। कर्ण कितना है यहाँ पर? 2l। कर्ण है 2l और हमें लंब चाहिए। तो इसके लिए जो है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध होता है साइन थीटा का। साइन थीटा क्या होता है? आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो इसमें पहला ही रिलेशन होता है साइन का, लंब बटे कर्ण। तो लंब का काम कौन कर रहा है? जो दिशा, यानी जो आपको चाहिए दूरी, इसको आप मान सकते हैं सी पॉइंट, यानी आपको चाहिए बी सी। लंब है यहाँ पर बी सी और कर्ण कौन है? ए बी। ठीक है, तो देखें साइन थीटा बराबर बी सी का वैल्यू हमें चाहिए, तो बी सी तो केवल बी सी है। ए बी कितना है? ए से भी 2l। दूरी कितनी है? 2l। इस 2l को इधर भेज देंगे तो बी सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो बी सी इक्वल आ जाएगा आपका 2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा। ठीक है, ये आ गई लंबवत दूरी। क्या आ गई है? लंबवत दूरी। अब देखें तो लंबवत दूरी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? इनटू में 2l साइन थीटा। लंबवत दूरी की जगह पर हम रख सकते हैं 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर आ जाएगा f इंटू 2l साइन थीटा। और जो बल लग रहा है वो कितना है? बल कितना है? बल जो लग रहा है आवेश पर वो लग रहा है क्यू ई। बल कितना लग रहा है? क्यू ई। ये रहा F बराबर क्यू ई। क्योंकि F का मान कितना होता है? विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला बल होता है क्यू ई। तो यहां पर हम F की जगह पर रख देंगे क्यू ई। और इनटू में कौन चल रहा है? 2l साइन थीटा। इनटू के नंबर को हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो Q के इनटू में आ जाएगा 2l, साथ में कौन है? E और साइन थीटा। E साइन थीटा। इतनी जो वैल्यू बनी है ये Q इंटू 2l, ये है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, जिसको हम P से व्यक्त करते हैं। P इक्वल Q इंटू 2l। तो इसकी जगह पर क्या रखा जा सकता है? Q इंटू 2l की जगह पर रखा जा सकता है P, और E साइन थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये निकल करके आ गया सर टॉर्क, यानी कि बल युग्म इन दोनों आवेशों के बीच, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बीच में रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में, इस पर लगने वाला बल कितना होगा? वो होगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। बल युग्म जो होगा टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होगा। ठीक है, ये था इसका सिंपल डेरिवेशन। ठीक है, नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब इसमें हम पढ़ते हैं कुछ इसकी विशेष स्थितियां, इसी में आगे कर लेते हैं थोड़ा। देखिए कुछ कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कुछ इसकी कंडीशंस हैं। कंडीशन यानी बोलते हैं विशेष स्थितियां। विशेष
स्थितियां। पहली बात, अगर इसका आपको अगर सदिश रूप चाहिए तो इसका सदिश रूप क्या होगा? इसका सदिश रूप होगा सिंपल, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। देखिए, वेक्टर्स का लॉ होता है, अगर दो वेक्टर का हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो दोनों का परिमाण और साथ में कौन आता है? साइन थीटा। कौन आता है? साइन थीटा। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या था? टाउ बराबर था पी ई साइन थीटा। साइन थीटा को अगर मैंने हटा दिया तो दोनों के बीच में क्या लगा दिया? क्रॉस। तो इसको बोल सकते हैं हम बल युग्म का सदिश रूप। क्या बोलेंगे इसको हम? बल युग्म का सदिश रूप। ठीक है। दूसरी बात, यदि जब ये रखा हुआ है बल युग्म, यानी जब ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में, अगर उस केस में पहली कंडीशन है अगर थीटा का मान 0 हो, थीटा का मान 0 होने का मतलब हो जाएगा जो बल युग्म वो रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, वो कैसे रखा हुआ है? विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। विद्युत क्षेत्र के अनुदिश, यानी कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में अगर कौन रख दिया जाए? वैद्युत द्विध्रुव रख दिया जाए, तो उस केस में बल युग्म कितना होगा? यहाँ हम थीटा का मान 0 रख देंगे, तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन 0। क्या हो जाएगा? साइन 0। ठीक है। और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है। साइन 0 का वैल्यू 0 अगर आप यहाँ पुट करोगे तो टाउ का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं टाउ मिनिमम। क्या बोलते हैं इसको हम? टाउ मिनिमम। ये इसकी न्यूनतम वैल्यू है। ठीक है। पहली कंडीशन में ये क्या है? इसकी न्यूनतम वैल्यू। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी। दूसरी कंडीशन में अगर थीटा का मान हो जाए 90, यानी कि जो आपका वैद्युत द्विध्रुव है वो वैद्युत क्षेत्र से कैसा रख दिया जाए? लंबवत रख दिया जाए। यानी आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव कैसा हो? वैद्युत द्विध्रुव लंबवत स्थित हो। 90 एंगल को क्या बोलते हैं हम? लंबवत। ठीक है। परपेंडिकुलर, लंबवत स्थित हो। तब हम इसमें रखेंगे थीटा की जगह, जैसे हमने 0 रखा था, अब थीटा की जगह मैं रखूंगा 90, यानी कि 90। पी ई साइन 90। ठीक है। और साइन 90 की जो वैल्यू होती है, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। यहाँ अगर हम 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा पी ई इंटू 1, यानी टाउ बराबर में आ जाएगा पी ई, और इसको हम बोलते हैं टाउ मैक्सिमम। दोनों के बीच में लगने वाला बल युग्म, यानी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म मैक्सिमम कब होगा? जब वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से कैसा रखा जाए? लंबवत रखा जाए। कैसा रखा जाए? लंबवत रखा जाए। ठीक है। छोटी छोटी बात है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। नंबर 1 तो यह सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? सॉरी, बल युग्म कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल युग्म सदिश राशि है। दूसरी बात, अगर इसके मात्रक की हम बात करें तो जो इसकी परिभाषा कह रही थी, परिभाषा क्या कह रही थी? कि बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी, यानी कि बल गुणा दूरी। तो बल का मात्रक और दूरी का मात्रक लिख देंगे तो हमारे पास किसका मात्रक आ जाएगा? बल युग्म का आ जाएगा। तो बल युग्म का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक लिखेंगे न्यूटन और दूरी का मात्रक लिखेंगे मीटर। ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर क्या हो जाएगा? इसका मात्रक। तीसरी बात, इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? पहले बल का विमीय सूत्र लिख देंगे। बल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT-2, और दूरी का क्या होता है? L। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा?
एम एल, 1 पावर एल की ये रही और एक ये रही, कितनी हो जाएंगी 2, और ये -2। ठीक है, ये आ गया सर पूरा बल युग्म के बारे में। इतनी बात थी, जो भी था पूरा मैंने आपको यहाँ बताया इसके बारे में। ठीक है, एक डेरिवेशन है छोटा सा, और ये इसके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए ध्यान से, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, टॉपिक को समझते हुए चलेंगे। कहीं भी टॉपिक में कोई समस्या है तो आप कमेंट करेंगे, और यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें। कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। देखिए हम लोग भाई यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी भी इतनी है जिसमें हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी चाहिए कि थोड़ा सा रेस्पॉन्स करें। एक लाइक करने में जाता क्या है आप लोगों का। और अगर आप चैनल पर अगर हमारे नए हैं तो उसको भाई सब्सक्राइब भी कर लें। एक सब्सक्राइबर बढ़ता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, और मेहनत का ऐसा लगता है कि कुछ परिणाम आ रहा है जो हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो आप मुझे कमेंट करें, जिससे मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूं। ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बड़े ध्यान से समझना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, डेरिवेशन आती है या फिर एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, देखिए एक आवेश के कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, और उस क्षेत्र की ताकत भी होती है, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग उसकी ताकत होती है। ठीक है ना, एक आवेश के कारण हम कल के वीडियो में पढ़ के चुके हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वो हम पढ़ के चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो है वैद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि अगर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ हो, क्या रखा हुआ हो? एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ हो इस तरीके से। ठीक है, एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ हो जिस पर कि +q और -q यानी कि समान और विपरीत आवेश सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो एक आवेश जहाँ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऐसे ही ये आवेशों का युग्म है, आवेशों का एक निकाय है, एक सिस्टम है, ये भी क्या करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और दो स्थितियों में ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहली स्थिति है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में। पहली स्थिति क्या है? अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और दूसरा है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अकेला आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और वैद्युत क्षेत्र की ताकत होती है कहीं ना कहीं अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग। तो ऐसे ही वैद्युत द्विध्रुव पर भी आवेशों का निकाय है, तो इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा, अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग उसकी ताकत होगी, जिसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, तो अब जो है स्टार्ट कर रहे हैं पहले वाले डेरिवेशन को, जो कि है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, देखिए हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है हमारे पास में? एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर समान और विपरीत आवेश स्थित होता है, जो कि कुछ अल्प दूरी पर होता है। एक वैद्युत द्विध्रुव लिया हमने जिसका नाम है AB। एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। ठीक है, जिस पर कि एक तरफ +q और एक तरफ -q आवेश स्थित है। एक तरफ +q और एक तरफ -q। डेरिवेशन को आराम से समझेंगे अच्छे से। ठीक है ना, और इनके बीच की दूरी सूक्ष्म होती है 2l। ठीक है, क्या होती है? 2l मानते हैं। ये इसका मध्य बिंदु है O। क्या है? मध्य बिंदु O। अब इससे जहां ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, जिस अक्ष पे रखा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से ये क्षैतिज रूप से रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो इसी लाइन में आगे या इसी लाइन में पीछे कोई बिंदु ले लिया जाए और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाए, तो उस बिंदु को हम बोलेंगे अक्षीय बिंदु। ठीक है, तो इसी तरफ हमने एक पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट का हमने नाम रख दिया P। ठीक है, कोई एक बिंदु है इससे, और इसके मध्य बिंदु से जो इसकी दूरी है
मध्य बिंदु से जो इस बिंदु P की दूरी है वो दूरी हमने ले ली है सर R। कितनी ले ली वो दूरी? R। इस बिंदु P तक की दूरी जो मध्य बिंदु से कितनी ले ली हमने? R ये दूरी ले ली है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो कितनी होगी। ठीक है ना, ये आवेश निकाय था वैद्युत द्विध्रुव, जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी है? अक्षीय स्थिति पर। ठीक है, तो दोनों आवेश कहीं ना कहीं, ये आवेश भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा P पर। भाई अपने चारों तरफ आवेश क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये प्लस क्यू आवेश चारों तरफ क्या कर रहा होगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा। ऐसे ही ये माइनस क्यू भी कर रहा होगा। तो हमने मान लिया भैया जो आपका प्लस क्यू आवेश है वो विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न कर रहा है? E1। कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है? E1। और दूसरा जो आवेश है वो कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? वो मान लिया हमने E2। कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा? E2। ठीक है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि अकेला जो आवेश है Q यहां से इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। पहले हम एक एक करके क्या करेंगे? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर हम ऐसे ही माइनस क्यू के कारण निकालेंगे। जब दोनों की अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी तो उसको हम जोड़ देंगे या घटा देंगे, वो डिपेंड करेगा इसकी डायरेक्शन पर, क्योंकि यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। ठीक है ना। तो हम पहले निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहला पॉइंट क्या कर रहे हैं हम? प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसको हमने माना है E1। क्या माना है? E1। तो देखिए एक अकेला बिंदु आवेश जब होता था Q और उससे R दूरी पर हमने जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी किसी बिंदु पर, उस बिंदु का नाम P Q R कुछ भी मान सकते हैं आप, तो उसके लिए डेरिवेशन किया था एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि पिछले वीडियो में अच्छे से समझाया गया है। 1/4πε0 और अपॉन में ये इंटू में Q/R²। और अगर इन दोनों के बीच में क्या हो, कोई माध्यम हो, तो क्या कर देंगे? K का गुणा और कर देंगे। बस क्या कर देंगे? K का गुणा और कर देंगे। चलिए वही बात हम कह रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानी थी हमने? E1, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q अपॉन, अब बिंदु A पर ये प्लस क्यू आवेश स्थित है और बिंदु A से P पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो ये आवेश है Q, इससे जितनी दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उस दूरी का वर्ग लेना है नीचे। उस दूरी का क्या लेना है? वर्ग। उस आवेश से जितनी दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उतनी दूरी पर ज्ञात करनी है, वहां पर हमें क्या लेना है? दूरी का वर्ग लेना है। तो ऐसे ही प्लस क्यू आवेश से जो बिंदु P तक की दूरी है उसको हम बोलेंगे AP। क्या बोलेंगे उसको हम? AP। क्या बोलेंगे उसको? AP। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे AP है कितना है? AP है कितना? AP है कितना? तो AP होगा सर कि यहां तक की डिस्टेंस है हमारे पास R, ये पूरी डिस्टेंस है 2L, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? L, और ये कितनी होगी? L। ठीक है, अब हमें चाहिए A से P तक की डिस्टेंस। हमारे पास सीधी डिस्टेंस नहीं है AP। कितनी है AP? हमारे पास दो टुकड़ों में है ये, कि O से लेकर के P तक की डिस्टेंस है हमारे पास R, O से लेकर के A तक की हमारे पास में L। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं R और L को, तो हमारी ये पूरी दूरी बन जाएगी R प्लस L। क्या बन जाएगी? R प्लस L। तो AP की वैल्यू कितनी है? R प्लस L। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो यहाँ पर क्या करेंगे? दूरी का वर्ग रखना है। तो दूरी कौन है? AP, और AP कितना आ जाएगा? R प्लस L।
का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पहली बात आ गई। ऐसे ही अब जैसे हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला है, इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे हम। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि हमने कितनी मानी थी, E2। कितनी मानी थी, E2। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फिर से लिखेंगे भाई 1/4πε0, और यहाँ आवेश, और उस आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जहां पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब आपको बी बिंदु से लेकर के पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जो कि माइनस क्यू आवेश के कारण आप ज्ञात कर रहे हैं। और माइनस क्यू जो आवेश है वो बिंदु बी पर स्थित है, और पी पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको दूरी भी क्या चाहिए, बीपी, बी से लेकर के पी तक की। अब ये डिस्टेंस कितनी है, ये नहीं है हमारे पास। हमारे पास में जो बीपी डिस्टेंस है वो नहीं है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी, कि हमारे पास ओपी की डिस्टेंस है वो कितनी है, आर, और हमारे पास ओबी की डिस्टेंस है एल। अगर मैं इस डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो यही तो बचेगी। ऐसे समझिए, हमारे पास यहां तक का ये पूरा डिस्टेंस है आर, ये डिस्टेंस है हमारे पास में एल, और हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इस पूरी में से इसको हटा देंगे, इस पूरी डिस्टेंस में से इसको हटा देंगे तो यही तो बच जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आर में से किसको माइनस कर देंगे, एल को। किसको माइनस कर देंगे, एल को। ठीक है ना, तो बीपी क्या आ गया, आर माइनस एल। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, बीपी का स्क्वायर लिखना है, यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर लिखना है। और डिस्टेंस कितनी आई है, आर माइनस एल का स्क्वायर। ये हमारे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। अकेले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी होती है। आर स्क्वायर मतलब डिस्टेंस, जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, उस बिंदु तक की दूरी का वर्ग लेना है हमें। ठीक है, ये आ गई अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू के कारण। अब हमें चाहिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और वैद्युत द्विध्रुव जो है इन दोनों आवेशों का एक निकाय है। दोनों आवेशों का क्या है, निकाय है। अब इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, और सदिश राशियां डायरेक्ट नहीं जुड़ती हैं। सदिश राशियां हमेशा अपनी दिशा के हिसाब से जुड़ती और घटती हैं। ठीक है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा इनकी डायरेक्शन को। किसको देखना पड़ेगा, हमें इनकी डायरेक्शन को। तो जरा देखेंगे E1 की जो डायरेक्शन है, E1 है, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था E1। तो प्लस के कारण हमेशा वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं बाहर की तरफ। वैद्युत बल रेखाएं किस तरफ गुजरती हैं, बाहर की तरफ। भाई प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जो होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, मतलब बाहर निकलती हैं उनसे। प्लस क्यू आवेश से क्या होती हैं, बाहर निकलती हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होगी, बाहर की तरफ। यानी E1 की डायरेक्शन किस तरफ, बाहर की तरफ। अब E2 जो है वो माइनस क्यू ने उत्पन्न किया है वैद्युत क्षेत्र, और माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो उसी में प्रवेश करती हैं। प्लस क्यू आवेश से उत्पन्न होती है, माइनस क्यू में प्रवेश कर जाती हैं। प्रवेश करने का मतलब है कि उनकी दिशा जो होगी वो माइनस क्यू की ओर ही होती है। सिंपल बात समझ लीजिए कि प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ, और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसी की तरफ, माइनस की तरफ, यानी अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो दोनों की डायरेक्शन यहां पर निकल करके आ रही है सर। और दोनों वेक्टर्स कैसे आ रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट। दोनों के सदिशों की दिशाएं कैसी हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हों तो उनका परिणामी सदिश हमेशा बड़े सदिश में से छोटे सदिश को घटा करके प्राप्त
होता है। बड़े सदिश में से छोटे सदिश को घटा करके प्राप्त होता है। हमें चाहिए अब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और वो भी किसके कारण? पूरे निकाय के कारण। अकेले प्लस क्यू ने ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, माइनस क्यू ने ये उत्पन्न किया है। अब यहाँ चाहिए हमें, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो बड़े विद्युत क्षेत्र में से छोटे विद्युत क्षेत्र को क्या करना है? हमें माइनस करना है। ठीक है, बड़े विद्युत क्षेत्र में से छोटे को क्या करना है? माइनस करना है। तो अब अपने को देखना यहाँ पे ये है कि बड़ा कौन और छोटा कौन। ठीक है, नीचे देखिए आर प्लस एल है। क्या है? आर प्लस एल। अगर आर का वैल्यू, अगर हम कुछ भी छोटा सा वैल्यू मान लें 3, और एल का वैल्यू मान लीजिए 0.1 हम लोग ले लेते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा आर प्लस एल का? आर प्लस एल का वैल्यू आएगा 3.1। अगर इसी को हम आर माइनस एल निकालते हैं तो ये कितना आएगा सर? 2.9। माइनस करेंगे इसमें से तो 2.9 आएगा। तो इनमें बड़ा कौन है? नीचे वाला, ये आर प्लस एल बड़ा है, मगर ये दोनों वैल्यू नीचे हैं इनके। अगर आपके पास दो फ्रैक्शन हो इस तरीके से 1/8 और 1/9, आपसे पूछा जाए दोनों में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी, कौन सी भिन्न बड़ी, तो वो भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है, जिसका हर छोटा होता है। सिंपल तरीका होता है वैसे तो, इस तरफ गुणा करो इसका 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 इस तरफ, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8। तो बड़ा कौन है? ये बड़ा कौन है? इस तरफ का भिन्न, यानी वो भिन्न बड़ी होती है जिसका हर छोटा होता है। तो हर छोटा किसका आ रहा है? आर माइनस एल वाले का। तो यानी E2 का मान छोटा है और E1 का मान बड़ा है। सॉरी, E1 का मान हाँ छोटा है और इसका मान क्या है? बड़ा है। E2 का मान बड़ा है और E1 का मान छोटा है, क्योंकि हर की जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है इसकी, और इसकी बड़ी आ रही है। तो जिसकी वैल्यू, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, और जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है? दोनों के दोनों अपोजिट हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हैं, तो हम कहेंगे बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो क्या होगी? E बराबर में E2 में से माइनस हो जाएगा कौन? E1। E2 माइनस E1 हो जाएगा। चलिए सर, E1 और E2 की हम वैल्यू रखेंगे। अब रखेंगे सर वैल्यू, तो देखिए E इक्वल टू क्या आ जाएगा? E2 का वैल्यू कितना है? ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दिया। अब इसको हमें सिंपली मैथमेटिकली इसको अब हमें सॉल्व करना है, और कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन इसका समझते रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक का समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और भाई थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया करो फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है ना, उनको भी मिल जाए यही वीडियो। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे करते हैं थोड़ा। देखिए, अब आप देखेंगे कि इतना वैल्यू जो है, ये वैल्यू दोनों के पास है, इतना वैल्यू दोनों के पास है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड इनटू में Q, ये हमने ले लिया कॉमन, और R माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, और 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब कर लेंगे इसकी हम फ्रैक्शन। क्या कर लेंगे इसकी हम? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन करेंगे सर, तो किस तरीके से करते हैं बायो वाले समझेंगे बड़े ध्यान से, कि इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, इसका इस तरफ मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दोनों का जो एलसीएम आएगा वो दोनों का मल्टीप्लाई आएगा।
आर माइनस एल और आर प्लस एल। स्क्वायर पहले वाले पे भी है, दूसरे वाले पे भी है, तो ओवरऑल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ बाहर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सर चूंकि आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और यहाँ लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में ये फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, और साथ ही साथ एक फॉर्मूला और हमें ज़रूरत पड़ेगी कि आर माइनस एल और आर प्लस एल। तो एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ देख लेते हैं साइड से। तो जरा रखें सर इन फॉर्मूले को, पहले वाले फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो E इक्वल में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q। ठीक है, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या करेंगे इसका कि ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर पहले, प्लस बी स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, और प्लस 2RL माइनस करके अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL होल अपॉन में आ जाएगा वही ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, और इसका करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई करने पर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में कौन Q, और बचा क्या 2RL हो जाएगा इंटू में 4RL, और नीचे कौन है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, देखिए सर क्योंकि आर का जो वैल्यू है वो कैसा है एल से बड़ा है, आर का वैल्यू कैसा है एल से बड़ा है, तो आर स्क्वायर का वैल्यू देखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा एल स्क्वायर से। जैसे कि अभी अभी हमने आर का जो वैल्यू माना था भाई, एल जो होता है वो क्या होता है 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है वैद्युत द्विध्रुव में, जो कि पहले से क्या होती है सूक्ष्म होती है। तो जरा देखना एक बार मैं आर का वैल्यू मान लीजिए 3 ले लेता हूँ, और जो मैंने एल का जो वैल्यू लिया था वो कितना लिया था एल का 0.1। अब कहीं मैं अगर इनका स्क्वायर करूँ तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और इसका मैं अगर स्क्वायर करूँगा तो इसका हो जाएगा 0.01। तो यानी कि आर पहले से ही बड़ा है एल से, तो आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो गया इससे। ठीक है ना, तो ये जो है हायर पावर टर्म्स जो होते हैं इनमें छोटी वैल्यूज जोड़ दो चाहे घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम एल स्क्वायर को यहाँ से हटा भी देंगे, यहाँ से यहाँ हम कहेंगे एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और E बराबर में ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और सर यहाँ ये 4 जो है इसको मैं डबल टाइम तोड़ लेता हूँ, ये है 2, और साथ में कौन चल रहा है Q, और जो 4RL था इसको मैं कर दे रहा हूँ 2RL, या फिर 2L तो अलग ले लिया और R इसके मल्टीप्लाई में आगे लिख दिया इस तरीके से। नीचे हमने एल स्क्वायर को छोड़ दिया है तो आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और 2Q इंटू में 2L और इंटू में फिर से R, और नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएंगी।
पावर कितनी हो जाएंगी 4, और एक पावर ख़त्म हो जाएगी तो बचेगा क्या 1/4πε0, और आपका बच जाएगा यहाँ पर 2, और इन 2 में आ जाएगा Q इंटू 2L, और अपॉन में बच जाएगा सर R क्यूब। क्या बच जाएगा R क्यूब बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें इसको जो है, फिर बस एक लास्ट और रह गया है और ये डेरिवेशन कंप्लीट है बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर देखिए, क्योंकि जो Q इंटू 2L होता है ये वैल्यू, जो Q इंटू 2L है ये वैल्यू, ये किसके बराबर होती है P के बराबर होती है Q इंटू 2L। ठीक है, तो यहाँ हम P पुट कर देंगे तो E का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4πε0 और 2P, और अपॉन में कौन चल रहा है R क्यूब। यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यही क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब अक्षीय स्थिति में, इसको हम कहेंगे ई अक्षीय। ठीक है, ई अक्षीय, यही अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अच्छा, बात आती है इसकी दिशा की। ये तो परिमाण निकाल दिया हमने, क्या निकाल दिया हमने, ये परिमाण आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी वैद्युत द्विध्रुव के कारण कहाँ अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अब ये तो परिमाण है सिर्फ। दिशा की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने बताया था कि E2 बड़ा था, जो है E2 क्या था बड़ा था E1 से, तो E2 की डायरेक्शन में आएगा ना। जो रिजल्ट हमारा आया है वो किसकी डायरेक्शन में आया है E2 की में, किसकी डायरेक्शन में आया है E2 में, E2 की डायरेक्शन में। तो परिणामी दिशा किस तरफ आएगी -Q से +Q की तरफ। परिणामी दिशा किस तरफ आएगी, क्योंकि E2 बड़ा है E1 से, तो डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर जो बचेगा, वैल्यू जो बचेगी वो E2 की डायरेक्शन में बचेगी। तो जो इसकी वो आएगी दिशा, वो किस तरफ आएगी -Q से +Q की तरफ। और वैद्युत द्विध्रुव की भी दिशा किस तरफ होती है -Q से +Q की तरफ। तो आप कह सकते हैं जो इसका परिणामी दिशा होगी वो वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश होगी। किस तरफ होगी, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश। तो यहाँ पर ये तो हो गया परिमाण इसका, और परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा क्या होगी, दिशा होगी वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश। ठीक है, परिणामी दिशा किस तरफ होगी, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश, वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश। ठीक है, इतनी बात। तो ये था परिणाम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। अगर समझ में आ रहा है तो जो है कमेंट करके मुझे बता दीजिए, जिससे मुझे मालूम चले कि हाँ आप लोगों की समझ में आ रहा है और आप लोग ध्यान से पढ़ भी रहे हैं इसे। ठीक है, नोट्स जरूर प्रिपेयर करते रहें साथ की साथ। ठीक है ना, इसके बाद में अभी हम फिर देखते हैं, आप इसको जो है नोट करें पहले, फिर देखते हैं। तो समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, ये था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा जो टॉपिक अब आने वाला है इसके बाद में वो है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इन दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक पेपर में अवश्य रूप से आता ही आता है। ठीक है ना, तो आज हमने अक्षीय स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से समझा। निरक्षीय स्थिति के लिए अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो आप सभी लोग जो है जुड़े रहें हमारे साथ में, और हमारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें, लाइक करते रहें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो को देखने के लिए। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।